दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मैकबेथ का एक्ट 2 सीन 3। इस सीन की शुरुआत होती है पोर्टर से। पोर्टर का मतलब होता है डोरमैन या फिर डोर कीपर। डोर कीपर का काम होता है दरवाजे पर खड़े रहकर आने जाने वालों पर निगरानी रखना। अब ये जो पोर्टर है ना, ये बहुत शराब पी रखी है इसने, और ये हंसी मजाक करेगा, उल्टी सीधी उटपटांग बातें करेगा। देखो, इससे पहले वाले सीन में काफी टेंस्ड माहौल था। किंग डनकन का मर्डर हुआ था, तो ऑडियंस को रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा हंसी मजाक लाने के लिए इस करेक्टर को लाया गया है, पोर्टर को। और ये अपनी ऊट पटांग हरकतों से हंसाने की कोशिश करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पोर्टर, हियर इज अ नॉकिंग इंडीड। इफ अ मैन वर पोर्टर ऑफ हेल गेट, ही शुड हैव ओल्ड टर्निंग द की। दोस्तों वहां पे ना खटखटाने की आवाज आ रही है गेट, और पोर्टर बड़ा चिढ़ गया है। वो गेट के पास जाते हुए बुड़बुड़ाता है, कहता है, अरे इतनी ज्यादा खटखटाहट। अगर कोई इंसान नर्क का गेट कीपर होता तो यकीनन उसको बहुत बार चाबियां घुमा के गेट खोलना पड़ता। दोस्तों इन बातों का कोई लॉजिक नहीं है। नर्क का गेट कीपर होता तो बहुत बार चाबियां घुमा के खोलना पड़ता, कोई लॉजिक नहीं है इन बातों का। यहाँ पर ये ना शराबी है, और शराबी आपको पता है इलॉजिकल बातें करता है। ये अपने सेंसेस को खो चुका है, ऐसा खुद नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ। बस यहाँ पर हमें ये बात पता लग रही है कि पोर्टर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। बड़ा गुस्सा आ रहा है उसको खटखटाहट सुन के। और स्टेज के पीछे से खटखटाहट की आवाज़ आ रही है। पोर्टर, नॉक नॉक नॉक, हु इज देयर इन द नेम ऑफ बेल्जेबुब? Here is a farmer that hanged himself on the expectation of plenty. Come in time. Have napkins enough about you. Here you will sweat for it. दोस्तों यहाँ पे पोर्टर ऐसे प्रिटेंड कर रहा है, ऐसे दिखा रहा है जैसे मानो वो नर्क का गेट कीपर हो। कहता है, नॉक नॉक नॉक, कौन है वहां शैतान के नाम पर? मतलब तुम जो भी हो ना बाहर, जो भी तुम्हारा नाम है, तुम हो शैतान। क्योंकि मैं तो नर्क का गेट कीपर हूं, और नर्क में कौन आएगा? शैतान आएगा, खराब इंसान आएगा। तुम नर्क में आए हो तो शैतान हो सकता है कि ये किसान हो जिसने खूब सारी खेती करी हो, खेती बाड़ी उसकी बढ़िया हुई हो, और फिर खेती बाड़ी करके उसने अनाज को बचा लिया हो, रिजर्व कर लिया हो, और ये उम्मीद करी हो कि मार्केट में जब डिमांड बढ़ेगी तो महंगे दाम पर अनाज बेचूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ हो, डिमांड नहीं बढ़ी हो, और इस वजह से इस किसान ने आत्महत्या कर ली और फिर यहाँ चला आया। दोस्तों ये सारी इमेजिनेशन है, बाहर कोई भी किसान नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि पोर्टर ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे वो नर्क का गेट कीपर हो। तो नर्क में कौन आएगा? खराब इंसान आएगा। तो पहला इंसान इसने इमेजिन करा है कि एक किसान है जिसने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या क्यों करी? क्योंकि उसने बहुत सारा अनाज स्टोर कर लिया था इस उम्मीद में कि जब मार्केट में दाम बढ़ेगा तो महंगे दाम पर बेचूंगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं। इसके बाद में वो इमेजिन किए हुए फार्मर से बात करेगा। दोबारा से बता रहा हूँ, कोई फार्मर नहीं है, इमेजिन कर रहा है। और उस फार्मर से कहता है, तुम सही टाइम पर आए हो। ध्यान रहे कि तुम्हारे पास में बहुत सारे रुमाल हों, क्योंकि नर्क में तो बहुत गर्मी है बिड़ू। इतनी गर्मी है नर्क में, इतनी गर्मी है कि खूब सारा पसीना आएगा तुम्हें, और उस पसीने को पोंछने के लिए रुमाल चाहिए। तो रुमाल होने बहुत सारे ज़रूरी हैं तुम्हारे पास। दोस्तों स्टेज के पीछे से लगातार खटखटाने की आवाज़ें आ रही हैं। Porter, knock knock, who is there in the other devil's name? Faith, here is an equivocator that could swear in both the scales against either scale, who committed treason for God's sake, yet could not equivocate to heaven. Oh, come in, equivocator. दोस्तों पहली बार में इसने इमेजिन किया था फार्मर को, दूसरी बार में इसने इमेजिन किया इक्विवोकेटर को। इक्विवोकेटर का मतलब होता है जो दोगला इंसान होता है। जैसे मान लो बीजेपी और कांग्रेस की आपस में बनती नहीं है, दोनों की जो आइडियोलॉजी है वो अलग अलग है बिल्कुल। अब एक इंसान है रमेश, वो जब बीजेपी के पास में जाता है तो बीजेपी की तारीफें करता है, कहता है कि कांग्रेस तो बहुत बुरी है, ये है वो है, कांग्रेस में तो बहुत खराबियां हैं। और जब ये कांग्रेस के पास में जाएगा तो बीजेपी की बुराइयां करेगा, कहेगा कि कांग्रेस से बढ़िया पार्टी तो है ही नहीं, बीजेपी तो बहुत खराब है। बात आ रही है समझ में? तो ये हुआ दोगला इंसान, जो दोनों तरफ की बातें करेगा, दोनों पक्षों को लेगा। तो जिस इंसान की बातों में चाल हो ना, जो दोगला इंसान हो, उसे कहते हैं इक्विवोकेटर। तो अब पोर्टर ये इमेजिन कर रहा है कि इक्विवोकेटर आया नर्क में। तो पोर्टर कहता है, नॉक नॉक, कौन है? क्या आप कोई दूसरा शैतान आया है? जरूर ये कोई चालबाज मक्कार इंसान है जो दोनों तरफ की बातें करता है, दो अपोजिट साइड्स को सपोर्ट करता है ये दोगला। और गॉड के नाम पर इसने गद्दारी करी है। गॉड के नाम पे गद्दारी करी है, मतलब जैसे हम कसम खाते हैं ना कि भगवान की कसम, तो गॉड के नाम पे गद्दारी करी है, झूठ बोला है। और आखिर में से पता लग गया कि गॉड से झूठ नहीं बोला जा सकता। आजा अंदर, नरक में आजा चालबाज। तो दूसरी बार में ध्यान रखना है कि इसने इमेजिन करा है इक्विवोकेटर को। और इस स्टेज के पीछे से लगातार खटखटाने की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन ये खोल नहीं रहा। Porter, knock, knock, knock. Who is there? Faith, here is an English trailer. Come hither for straining out of French hose. Come in, trailer. Here you may roast your goose. दोस्तों तीसरी बार में पोर्टर इमेजिन कर रहा है एक इंग्लिश टेलर को। और टेलर का जुर्म यह है कि उसने कपड़ा चुराया है।
दर्जी अक्सर थोड़ा सा कपड़ा चुरा लेते हैं, बचा लेते हैं सिलने के लिए, तो इसने भी कपड़े को बचा लिया और इसको फ्रेंच होस बनानी थी। फ्रेंच होस देखो इस तरह की पैंट होती है। तो पोर्टर कहता है कि नॉक नॉक, कौन है? शायद इस बार एक इंग्लिश टेलर है जिसने फ्रेंच स्टाइल की पैंट को बनाते हुए कपड़े को चुरा लिया है, कपड़े को बचा लिया है। अंदर आ जाओ टेलर, यहाँ पे तुम्हारी प्रेस गरम करने के लिए पूरा इंतज़ाम किया गया है। बहुत बढ़िया प्रेस गरम होगी तुम्हारी यहाँ पे। तुम अपनी आयरन को नरक की आग में गरम कर सकते हो, क्योंकि तुम गुनहगार हो और नरक में भेजे गए हो। वेलकम टू हेल। स्टेज के पीछे से दोबारा से खटखटाने की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन ये खोल ही नहीं रहा गेट। पोर्टर, नॉक नॉक, नेवर एट क्वाइट, व्हाट आर यू? बट दिस प्लेस टू कोल्ड फॉर हेल। आई डेविल पोर्टर इट नो फर्दर। अरे ये खट 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 तो रुक ही नहीं रही है, कौन हो तुम? वैसे ये जगह नर्क तो है ही नहीं, क्योंकि नर्क इतना ज़्यादा ठंडा हो ही नहीं सकता। ये जगह बहुत ठंडी है, तो अगर ठंडी जगह है तो नर्क नहीं हो सकती। चलो अब इस खेल को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब मैं नर्क का शैतान का गेटकीपर बनना बंद करता हूँ। तो फाइनली इसने डिसाइड कर लिया कि अब ये खेल ख़त्म करूँगा, नर्क का गेटकीपर नहीं हूँ। I had thought to have led in some of all professions that go the primrose way to the everlasting bonfire. मैं चाहता था कि हर एक प्रोफेशन में से किसी न किसी को नर्क में डालूं जो लालची है। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने ना यहाँ पे डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल करा है। हर कोई मक्कार है, हर प्रोफेशन में मक्कार है। किसान ये सोचता है कि मैं अनाज को बचा लूँ ताकि महंगे दाम में बेचूँ। इंसान दोगला हो रहा है, मुंह पर कुछ बोलेगा, पीठ पीछे कुछ बोलेगा। और जो टेलर है ना, वो भी कपड़े को बचा लेता है, चुरा लेता है। तो सब करप्ट हैं, हर प्रोफेशन में करप्ट हैं। और पोर्टर ये चाहता था कि हर एक प्रोफेशन में से किसी ना किसी को जहन्नुम में, हेल में भेजूं। लेकिन अब पोर्टर रियलिटी में वापस आ चुका है और अब वो शैतान का गेटकीपर नहीं है। दोबारा से स्टेज के पीछे से खटखटाने की आवाज़ आ रही है। पोर्टर, एनॉन, आई प्रे यू रिमेंबर द पोर्टर। आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। और हाँ, मेहरबानी करके मेरी टिप मत भूलना, मुझे याद रखना। देखो, जब कोई गार्ड दरवाज़ा खोलता है ना, या फिर मान लो वेटर खाना वगैरह लेकर आया आपके लिए, तो आप उसको टिप देते हो, उसको थोड़े से पैसे देते हो। तो पोर्टर का यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मैं आ गया हूँ गेट को खोलने, मुझे भूलना मत मतलब मुझे पैसे दे के जाना। इसके बाद पोर्टर दरवाज़ा खोलता है और एंट्री होती है मैकडफ और लिनॉक्स की। मैकडफ और लिनॉक्स दोनों लॉर्ड्स हैं। मैकडफ, वॉज इट सो लेट फ्रेंड, और यू वेंट टू बेड, डेट यू डू लाई सो लेट? अरे दोस्त, क्या कल रात तुम इतनी देर से सोए थे कि अभी तक बेड पर पड़े हुए हो? मतलब सुबह हो गई है और अभी तक तुम बिस्तर पर पड़े हुए हो। तो क्या बहुत देर से सोए थे रात को जो अभी तक सो रहे हो, उठे नहीं? हम इतनी देर से खटखटा रहे हैं और तुम बिस्तर पर पड़े हुए हो। पोर्टर, Faith, sir, we were crossing till the second cock, and drink, sir, is a great provoker of three things. यही सच्चाई है सर, हम तो शराब पीते हैं और सुबह 3 बजे तक गाना गुनगुनाते हैं, झूमते हैं। और सर, शराब जो है ना, वो 3 चीज़ों को उकसाती है, प्रोवोक करती है। क्या कहा पोर्टर ने? कि सर, हमारी यही सच्चाई है कि हम देर रात तक शराब पीते हैं, गाना गुनगुनाते हैं, झूमते हैं इधर से उधर, और शराब जो है ना, वो 3 चीज़ों को उकसाती है, प्रोवोक करती है। मैकडफ, व्हाट 3 थिंग्स डज ड्रिंक स्पेशली प्रोवोक? अच्छा, कौन कौन सी हैं वो 3 चीज़ें जिन्हें ड्रिंकिंग उकसाती है, प्रोवोक करती है? पोर्टर, मैरी सर, नोज पेंटिंग, स्लीप एंड यूरिन। सर, यकीनन ड्रिंकिंग एक तो नाक को लाल कर देती है, दूसरा नींद लेकर आती है, और तीसरा है यूरिन, पेशाब बहुत आता है। ठीक है, 3 चीज़ों के बारे में पोर्टर ने बताया जो ड्रिंक से होती हैं ज़्यादा। पहली है नाक का लाल हो जाना, दूसरी है नींद का आना, और तीसरा है यूरिन का आना। लेचुरी, सर, इट प्रोवोक्स एंड अनप्रोवोक्स। इट प्रोवोक्स द डिज़ायर बट इट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस। Therefore, much drink may be said to be an equivocator with lechery. It makes him and it mars him. It sets him on and it takes him off. It persuades him and disheartens him. Makes him stand to and not stand to. In conclusion, equivocates him in sleep and giving him the lie, leaves him. दोस्तों, पोर्टर ने यहाँ पे काफ़ी अडल्ट बातें करी हैं, मैं आपको पहली वार्निंग दे रहा हूँ। तो पोर्टर यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि शराब हमारे अंदर डिज़ायर्स को लेकर आती है और फिर उन डिज़ायर्स को ख़त्म भी कर देती है। डिज़ायर से यहाँ पे मतलब है सेक्सुअल डिज़ायर्स। फिर कहता है कि शराब डिज़ायर को बढ़ा देती है लेकिन परफॉर्मेंस को ख़त्म कर देती है। इट मीन्स यू वॉन्ट टू हैव सेक्स बट यू वुड नॉट बी एबल टू डू सो बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग। यू वुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल इन बेड। और इस वजह से शराब एक गद्दार है सेक्स की दुश्मन है शराब। इक्विवोकेटर का मतलब मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले कि जो दोनों पक्षों की बात करे। एक तरफ तो शराब क्या कर रही है, डिज़ायर्स को बढ़ा रही है, और दूसरी तरफ परफॉर्मेंस नहीं करने दे रही। तो डिज़ायर्स को बढ़ा भी रही है और डिज़ायर्स को फुलफिल भी नहीं होने दे रही है।
दोनों तरह के पक्ष हो गए ना। तो शराब आपको अच्छा तो महसूस कराती है, लेकिन आपकी जो क्षमता है, जो आपकी एबिलिटीज़ है, उनको ब्लॉक कर देती है। ये आपको चढ़ा देती है और फिर आपको उतार भी देती है। आपको आसमान पे चढ़ा देती है और फिर उसी आसमान से नीचे गिरा देती है। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि नशा आपको इरेक्शन तो दे देता है, लेकिन बहुत जल्दी उस इरेक्शन को छीन भी लेता है। इरेक्शन का क्या मतलब होता है आप लोग सर्च कर लेना। और फिर आखिर में आपको इरोटिक ड्रीम्स आती हैं। इरोटिक ड्रीम्स का मतलब होता है सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, फीलिंग आ रही हैं। लेकिन फिर वो सपना भी टूट जाता है, जो आपको अच्छे अच्छे सपने आ रहे होते हैं नींद में, वो सब ख़त्म हो जाते हैं। क्यों ख़त्म हो जाते हैं? क्योंकि आँख खुल जाती है यूरिन आने की वजह से। तो ये शराब अच्छे से सपनों को भी नहीं देखने देती, क्योंकि यूरिन बहुत जल्दी आता है, सपना टूट जाता है। मैकडफ, आई बिलीव ड्रिंक गेव दी द लाई लास्ट नाइट। मुझे लगता है कि कल रात तुमने शराब पी ली थी, तभी तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। पोर्टर, डेट इट डिड सर, इन द वेरी थ्रॉट ऑन मी, बट आई रिक्विटेड हिम फॉर हिज लाई, एंड आई थिंक बीइंग टू स्ट्रांग फॉर हिम, दो ही टुक अप माई लैग सम टाइम, येट आई मेड अ शिफ्ट टू कास्ट हिम। हाँ साहब, शराब ने मुझसे झूठ बुलवाया, शराब पी के मैं झूठ बोलने लगा, लेकिन मैंने शराब से बदला ले लिया। मैं शराब से ज़्यादा मजबूत था, ताकतवर था। शराब ने मेरे पैरों को कमज़ोर करके मुझे लड़खड़ा दिया, मैं सही से चल नहीं पाया, लेकिन मैंने उससे छुटकारा पाने का तरीका ढूंढ लिया। मैंने उल्टी को कर दिया। रुको मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि लॉजिक कुछ नहीं है, क्योंकि ये नशे में है। और पोर्टर यहाँ पर ये कह रहा है कि शराब पीने से ना मैं कमज़ोर हो गया था। कमज़ोर कैसे हुआ? कि मेरे पैर लड़खड़ाने लगे, और शराब ने मुझे क्या करवाया? झूठ बुलवाया मुझसे। लेकिन मैं शराब से ज़्यादा मजबूत था, तो मैंने बदला ले लिया। बदला कौन लेगा? जो मजबूत होगा, जो ज़्यादा ताकतवर होगा। तो मैंने शराब से बदला ले लिया, क्योंकि मैं शराब से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर था। और बदला मैंने कैसे लिया शराब से? कि मैंने उल्टी कर दी, और जब उल्टी करी तो शराब का नशा उतर गया, वो बाहर निकल गई सिस्टम से। तो इस तरह से मैंने शराब से बदला लिया। मैकडफ, इज दाई मास्टर स्टीयरिंग? इन फालतू की बातों में मैकडफ का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो डायरेक्टली ये पूछता है कि तुम्हारे मास्टर उठ गए? दोस्तों, पोर्टर का मास्टर कौन है? मैकबेथ है, क्योंकि ये सभी लोग मैकबेथ के कासल में आए हुए हैं। तो यहाँ पे नौकर भी सारे मैकबेथ के ही होंगे। और इसी दौरान मैकबेथ की एंट्री होती है। मैकडफ, आवर नॉकिंग हैज अवेक्ड हिम, हियर ही कम्स। हमारे दरवाज़ा खटखटाने की वजह से मैकबेथ उठ ही गए। ये लो, आ गए मैकबेथ। लेनॉक्स, गुड मॉरो नोबल सर। गुड मॉर्निंग नोबल सर। मैकबेथ, तुम दोनों को भी गुड मॉर्निंग। मैकडफ, इज द किंग स्टीयरिंग वर्दी थेन? नोबल थेन, क्या राजा उठ गए? यहाँ पर बात हो रही है किंग डनकन की। किंग डनकन के बारे में पूछ रहा है कि क्या किंग डनकन उठ गए? मैकबेथ, नॉट येट, नहीं अभी नहीं उठे। मैकडफ, ही डिड कमांड मी टू कॉल टाइमली ऑन हिम, आई हैव ऑलमोस्ट स्लिप्ड द आवर। किंग डनकन का यह हुक्म था कि मैं आज सुबह जल्दी उठकर उनसे मिलने आऊँ, लेकिन मुझे लगभग देर हो ही गई है, लेट हो गया मैं। मैकबेथ, आई विल ब्रिंग यू टू हिम, मैं तुम्हें किंग डनकन के पास में ले चलूँगा। मैकडफ, आई नो दिस इज़ अ जॉयफुल ट्रबल टू यू, बट येट इट इज़ वन। हम जानते हैं कि राजा की मेहमान नवाजी बहुत ही प्यार और इज्जत से की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई मेहनत का काम नहीं है। बहुत मेहनत लगती है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके घर में कोई मेहमान आया, अब आप खूब मेहमान नवाजी करते हो, प्यार और इज्जत देते हो उसको, लेकिन उस मेहमान नवाजी में मेहनत बहुत लगती है। तो मैकडफ का यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यार तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है, किंग आया है, उसकी मेहमान नवाजी तुम्हें करनी चाहिए, प्यार और इज्जत करनी चाहिए, लेकिन बहुत मेहनत का काम है। तो घुमा कर ये कह रहा है कि मैं खुद चला जाऊँगा, तुम्हें ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। मैकबेथ, द लेबर वी डिलाइट इन फिजिक्स पेन। मैकबेथ कहता है कि जिस काम को करने में हमें मज़ा आता है ना, उस काम में एफर्ट का जो दर्द होता है वो चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, विराट कोहली को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, अब वो खूब मेहनत करते हैं, बहुत बढ़िया एफर्ट लगाते हैं, वो मेहनत में उनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है, इस वजह से मेहनत का जो दर्द है ना, वो चला जाता है, वो महसूस नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही मैकबेथ यहाँ पर कहना चाह रहा है कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मेहमान नवाजी करके, अपने किंग को सर्व करके। दिस इज़ द डोर, ये रहा दरवाज़ा। किंग डनकन के रूम में जाने के लिए दरवाज़ा बताता है। मैकडफ, आई विल मेक सो बोल्ड टू कॉल, फॉर इट इज़ माई लिमिटेड सर्विस। मैकडफ कहता है कि मैं किंग डनकन को उठाऊंगा, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। और इसके बाद वो किंग डनकन को उठाने के लिए चला जाता है। लिनॉक्स, गोज द किंग हैंड्स टुडे? क्या राजा आज यहाँ से चले जाएंगे? किंग डनकन मैकबेथ के कासल में आया हुआ है ना, तो पूछ रहा है कि क्या आज राजा यहाँ से चले जाएंगे? मैकबेथ, ही डज, ही डिड अपॉइंट सो। हाँ, राजा ने मुझसे कहा तो था कि मेरे डिपार्चर की, रवाना होने की पूरी तैयारी रखना। लेनॉक्स, द नाइट हैज़ बीन अनरूली, वेयर वी ले आर चिमनीज वर ब्लोन डाउन। कल रात बहुत तेज़ तूफान था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, जहाँ पर हम सो रहे थे ना, वहाँ की चिमनी उड़ गई, तेज़ हवा की वजह से चिमनी उड़ गई। एंड एज दे से, लैमेंटिंग्स हर्ड इन द ईयर,
strange screams of death, and prophesying with accents terrible of dire combustion and confused events new hash to the woeful time. लोग कह रहे हैं कि कल रात हवा में चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, दर्द सुनाई दे रहा था और मौत की अजीब अजीब चिल्लाहटें चीखें सुनाई दे रही थीं। भयानक आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और वो आवाज़ें आग और बर्बादी की भविष्यवाणी कर रही थीं। वो भयानक आवाज़ें बता रही थी कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, एक नए और भयानक समय की शुरुआत होने वाली है। जैसे जब हमारे यहाँ पर भी मौसम बहुत ख़राब होता है, तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो सेम सीन यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी और उन हवाओं में दर्द भरी भयानक चिल्लाहटों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही बुरा टाइम आने वाला है, बुरा वक्त शुरू होने वाला है। द ऑब्सक्योर बर्ड क्लैमर्ड द लाइव लॉन्ग नाइट, सम से द अर्थ वॉज फीवरियस एंड डिड शेक। दोस्तों यहाँ पर जो बर्ड है वो है उल्लू, और उल्लू को ओमन ऑफ डिस्ट्रक्शन माना जाता है, मतलब उल्लू को एक मनहूस परिंदा माना जाता है। और अगर उल्लू शोर मचा रहा है, चिल्ला रहा है, तो समझ जाओ कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, ये अपशगुन है। तो उल्लू पूरी रात चिल्लाता रहा और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि दुनिया बुखार से कांप उठी, मतलब मौसम इतना ख़राब हो गया था मानो दुनिया बीमार हो गई हो। मैकबेथ, इट वॉज अ रफ नाइट। हाँ, वैसे कल रात काफ़ी मुश्किल थी, मौसम बड़ा ख़राब था। लिनॉक्स, माई यंग रिमेंबर्स कैन नॉट पैरेलल अ फेलो टू इट। मैं तो अभी जवान हूँ वैसे, लेकिन मुझे नहीं याद कि मैंने इस जैसा कभी कुछ देखा होगा। जवान हूँ मतलब अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतने ज़्यादा दिनों को मैंने देखा नहीं है, लेकिन इतना कम एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी मैंने कुछ बहुत ही बड़ा देख लिया, बड़े इवेंट को देख लिया। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग अभी बच्चे हो, बहुत कम एक्सपीरियंस है आपको, लेकिन आपने कोविड को देख लिया, कोरोना वायरस देख लिया आपने, तो आप कह सकते हो कि हूँ तो मैं बच्चा, लेकिन जितने भी मैंने दिन गुजारे हैं इस तरह का कुछ नहीं देखा मैंने। और इसी बीच मैकडफ आता है भागता हुआ। ये बेचारा किंग डनकन को उठाने गया था और अब इसे पता लग चुका है कि किंग डनकन तो हमेशा के लिए उठ चुके हैं। मैकडफ, ओ हर हर हर, टंग नॉर हर्ट कैन नॉट कंसीव नॉर नेम दी। भयानक भयानक भयानक, मेरे पास में शब्द नहीं है बयां करने के लिए, और वो दिल नहीं है जो इस सच्चाई को यकीन कर सके। ना तो मैं शब्दों से बयां कर सकता हूँ जो मैंने देखा है, और मेरे पास में ऐसा दिल भी नहीं है जिससे मुझे यकीन आ जाए कि ये सच में हो चुका है। मतलब मुझे यकीन भी नहीं आ रहा और मैं बता भी नहीं सकता कि मैं क्या देख कर आया हूँ। मैकबेथ एंड लिनॉक्स, व्हाट्स द मैटर? मैकबेथ और लिनॉक्स दोनों साथ में पूछते हैं, अरे क्या हो गया? मैकबेथ तो एक्टिंग कर रहा है, इसे तो सब पता है। मैकडफ, कंफ्यूजन नाउ हैथ मेड हिज मास्टरपीस। बर्बादी शुरू हो चुकी है, चारों तरफ क्योस होगी, अफरा तफरी होगी। Most sacrilegious murder hath broke up the Lord's anointed temple and stole thence the life of the building. Sacrilegious murder का मतलब होता है ऐसा मर्डर जो रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करे। जैसे फॉर एग्जांपल जीसस क्राइस्ट थे, जीसस क्राइस्ट को बहुत सारे लोग प्रॉफिट मानते थे, लेकिन उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया, तो ये हुआ सैक्रिलीजियस मर्डर। जैसे बिश्नोई समाज में हिरण को सैक्रेड माना जाता है, हिंदू धर्म में गाय को सैक्रेड माना जाता है, बिल्कुल वैसे ही रोमन्स के लिए ना उनका राजा सैक्रेड है, राजा को भगवान समझते हैं ये लोग। तो यहाँ पे मैकडफ ये कहता है कि भगवान के मंदिर को तोड़ दिया गया है और उसकी जान को ले लिया गया है। भगवान के मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जान को छीन लिया गया, ऐसे क्या मतलब है कि किंग डनकन का मर्डर हो चुका है। मैकबेथ, व्हाट इज टू यू से द लाइफ? क्या बात कर रहे हो यार तुम, ये क्या कह रहे हो, जिंदगी ये वो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों मैकबेथ बहुत ड्रामेबाजी कर रहा है, ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है। लिनॉक्स, मीन यू हिज मैजेस्टी, तुम्हारा कहने का मतलब है कि राजा? मैकडफ, अप्रोच द चैम्बर एंड डिस्ट्रॉय योर साइड विद अ न्यू गॉगन। डू नॉट बिड मी स्पीक, सी एंड देन स्पीक योरसेल्व्स। अरे तुम खुद ही बेडरूम में जाके देखो, तुम देखकर बहुत ज़्यादा डर जाओगे, पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी तुम्हारी और तुम फ्रीज हो जाओगे, खड़े खड़े देखते ही रह जाओगे कि मैंने क्या देख लिया, मानो गॉगन को देख लिया हो तुमने। दोस्तों गॉगन ग्रीक मैथोलॉजी में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, सांप होता है ये बड़ा सा, और जो कोई भी इसे देखता है ना वो पत्थर का हो जाता है। तो यहाँ पे गॉगन को देखने से मतलब ये है कि जब तुम वो दृश्य, वो सीन देखोगे ना तो तुम फ्रीज हो जाओगे, तुम्हारे दिमाग काम करना बंद हो जाएगा तुम्हारा, तुम पत्थर के हो जाओगे, मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा शॉक लग जाएगा। तो तुम खुद जाओ अंदर, देखो अपनी आंखों से, मुझसे मत पूछो, और फिर अपने शब्दों में डिस्क्राइब करना। इसके बाद में मैकबेथ और लिनॉक्स अंदर चले जाते हैं देखने के लिए। मैकडफ, अवेक अवेक, रिंग द अलार्म बेल, मर्डर एंड ट्रीजन, बैंको एंड डोनाल्ड बेन, मैल्कम अवेक। मैकडफ अब बाकी सभी को उठाने लग जाता है, वो शोर मचाता है, उठो उठो, अलार्म बेल बजाओ,
मर्डर हो गया है, गद्दारी हो गई है। बैंको और डोनाल्ड बेन, मैल्कम, उठो। शेक ऑफ दिस ड्राउनी स्लीप, डेथ्स काउंटरफीट, एंड लुक ऑन डेथ इटसेल्फ। अपनी नींद को भगाओ और झूठी मौत को झटक कर असली मौत को देखो। झूठी मौत को झटक कर असली मौत को देखो से मतलब है, देखो जब हम सोने जाते हैं ना तो हमें झूठी मौत आती है। एक पल के लिए हम लोग दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, टेम्परेरी मौत होती है हमारी। तो अभी ये लोग सो रहे हैं सारे के सारे, तो कहता है कि ये जो तुम सो रहे हो अपनी जो झूठी मौत है, इसको झटको, इसको हटाओ और असली मौत को देखो। यहाँ पर असली में मौत हो गई है। अप अप एंड सी द ग्रेट डूम्स इमेज, मैल्कम, बैंको, उठो उठो और देखो कि कयामत कैसे नजर आती है। मैल्कम, बैंको, उठो। दोस्तों, डूम्स इमेज का मतलब यहाँ पर है कयामत। ऐसा माना जाता है कि कयामत का दिन आखिरी दिन होगा और उस दिन पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो कयामत के दिन को देखो मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया, तुम देखो आगे की कितनी बर्बादी हो गई है, अब कुछ नहीं रहा। एज फ्रॉम योर ग्रेव्स राइज अप एंड वॉक लाइक स्प्राइट्स टू काउंटेनेंस दिस हॉरर। ऐसे उठो जैसे अपनी कब्रों से उठ रहे हो और भूतों की तरह इस भयानक दृश्य को देखो, इस सीन को देखो। तो घुमा फिरा के बार बार कहने का मतलब यही है कि तुम उठो और देखो कि क्या हो गया है। रिंग द बेल, अरे घंटी बजाओ। लेडी मैकबेथ, व्हाट्स द बिजनेस दैट सच अ हिडियस ट्रम्पेट कॉल्स टू पार्ले द स्लीपर्स ऑफ द हाउस? स्पीक स्पीक। लेडी मैकबेथ भी आकर ऐसे दिखा रही है, ऐसे ड्रामा कर रही है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। कहती है कि ऐसा क्या हो गया जिससे इतना भयानक बाजे को बजाया जा रहा है और सभी को नींद से उठाकर यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। बताओ क्या बात हो गई, क्यों बाजे बजा रहे हो इतने? मैकडफ, ओ जेंटल लेडी, इट इज़ नॉट फॉर यू टू हियर व्हाट आई कैन स्पीक। द रेपुटेशन इन अ वुमेन्स ईयर वुड मर्डर एज इट फेल। ओ डियर लेडी, जो खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मैं आपको नहीं बता सकता। अगर एक औरत को ऐसी बुरी खबर पता लग जाए ना तो वो फ़ौरन मर सकती है। दोस्तों, औरतें ना थोड़ी ज़्यादा इमोशनल होती हैं, थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और इसी वजह से अगर कुछ बहुत ही बुरा हो जाए, बहुत ही बुरी खबर हो तो एकदम से औरतों को बताया नहीं जाता, औरतों से छुपाया जाता है। आप देखो शमशान घाट में या कब्रिस्तान में आपको औरतें नहीं मिलेंगी ज़्यादा, क्योंकि बाय नेचर वो सॉफ्ट होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। और ये बात ड्रामा में बताई भी गई है। ड्रामा के आखिर में लेडी मैकबेथ पागल हो जाएगी, वो इतना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर नहीं सह पाएगी। और इसी दौरान एंट्री होती है बैंको की। मैकडफ, ओ बैंको, बैंको, आर रॉयल मास्टर्स मर्डर्ड। ओ बैंको, बैंको, हमारे राजा को मार दिया गया है। लेडी मैकबेथ, ओ अलास, व्हाट इन आवर हाउस? ओ नो, क्या कहा? हमारे घर में ही राजा को मार दिया? बैंको, टू क्रूअल एनीवेयर। डियर डफ, आई प्रीति कॉन्ट्राडिक्ट दाई सेल्फ एंड से इट इज़ नॉट सो। ये मायने नहीं रखता कि कहाँ पर मारा गया, किसके घर में मारा गया। जहाँ भी मारा गया बहुत ही भयानक काम हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है। प्यारे मैकडफ, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी कहानी को बदल दो। कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि किंग डनकन को नहीं मारा गया। मैकबेथ और लिनॉक्स भी वापस आ जाते हैं और उनके साथ में रॉस भी है। मैकबेथ, हैड आई बट डाइड ऑन आवर बिफोर दिस चांस, आई हैड लिव्ड अ ब्लेस्ड टाइम। अगर मैं किंग के मरने से 1 घंटे पहले मर जाता, अगर मुझे ये खबर सुनने को नहीं मिलती, तो मैं ब्लेस्ड ज़िंदगी को गुजारता, अच्छी ज़िंदगी को गुजारता। कहने का मतलब ये है कि इस खबर को सुनने से पहले ही मुझे मर जाना चाहिए था। फॉर फ्रॉम दिस इंस्टेंट देयर इज़ नथिंग सीरियस इन मॉर्टैलिटी, ऑल इज़ बट ट्वाइस। क्योंकि अब किंग डनकन की मौत के बाद में जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हर चीज़ मीनिंगलेस हो चुकी है, बेकार हो चुकी है। Renown and grace is dead, the wine of life is drawn, and the mere lees is left this wall to brag of. जिंदगी में जितनी भी अच्छाई थी ना, इज्जत थी, खूबसूरती थी, वो सब गायब हो चुकी है। जिंदगी की खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं और अब बस एक बेकार हिस्सा बचा है। द वाइन ऑफ लाइफ इज़ ड्रॉन एंड द मेयर लीज इज लेफ्ट दिस वॉल टू ब्रैग ऑफ का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो शराब है ना वो ख़त्म हो गई है और अब बस आखिर की चंद बूंदें बची हैं। शराब के गिलास में शराब पीने के बाद में थोड़ी सी शराब जो रह जाती है ना, वो बची है बस, जिसको फेंक दिया जाता है, वो किसी काम की नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि अब ज़िंदगी का जो अच्छा वाला बढ़िया वाला पार्ट था ना वो ख़त्म हो चुका है। अब ज़िंदगी बेकार हो गई है, जो बचा कुचा बेकार पार्ट है वो बचा है बस। जैसे वो गाना सुना होगा आपने, जीने के हैं 4 दिन बाकी हैं बेकार दिन। तो जो बढ़िया मज़ा था ना जीने का, 4 दिन थे, बढ़िया ज़िंदगी थी, वो 4 दिन जा चुके हैं। अब ये बेकार वाला पार्ट बचा है। और इसी बीच किंग डनकन के दोनों बेटे मैल्कम और डोनाल्ड बेन भी आ जाते हैं। डोनाल्ड बेन, व्हाट इज़ अ मिस? डोनाल्ड बेन आकर पूछता है कि क्या बात हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? मैकबेथ, यू आर एंड डू नॉट नो इट। द स्प्रिंग, द हेड, द फाउंटेन ऑफ योर ब्लड इज स्टॉप्ड, द वेरी सोर्स ऑफ इट इज स्टॉप्ड।
तुम्हें अभी नहीं पता जिसका खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा था, जो सोर्स था तुम्हारी ज़िंदगी का, अब वो नहीं रहा। मतलब इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि तुम्हारे जो फादर है ना वो अब नहीं रहे, जिनका खून तुम्हारी रगों में तुम्हारे जिस्म में दौड़ रहा था वो अब नहीं रहे। मैकडफ, योर रॉयल फादर्स मर्डर्ड। लेकिन मैकडफ डायरेक्टली कह देता है, कहता है कि तुम्हारे रॉयल फादर अब नहीं रहे, उनका मर्डर हो चुका है। मेलकम, ओह बाय हुम? ओह, लेकिन ये किसने किया, किसने मारा पापा को? लिनॉक्स, दोज ऑफ हिज चैम्बर एज इट सीम्ड हैड डन इट। जो सर्वेंट्स किंग डनकन के बेडरूम की निगरानी कर रहे थे ना, जो गार्ड्स थे उनके बेडरूम के बाहर पहरा दे रहे थे, उन्होंने ही मारा होगा। देयर हैंड्स एंड फेसेस वर ऑल बैश्ड विद ब्लड। उन गार्ड्स के हाथ और चेहरे खून से संधे हुए थे। सो वर देयर डैगर्स विच अनवाइप्ड वी फाउंड अपॉन देयर पिलोज। डैगर्स यानी जो बड़ा वाला चाकू होता है ना, जिसे खंजर कहा जाता है। तो कहता है कि उन गार्ड्स के जो पहरा दे रहे थे किंग डनकन के बेडरूम के बाहर, उनके खंजर भी खून में संधे हुए थे। उनके खंजर हमें पिलो पे रखे हुए मिले थे जिस पर अभी तक खून लगा हुआ है। दे स्टेयर्ड एंड वर डिस्ट्रैक्टेड। जब हम गए वहाँ पे तो वो गार्ड्स ना हमें घूरने लगे और वो कंफ्यूज थे। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोलें तो बोलें क्या। नो मैंस लाइफ वॉज टू बी ट्रस्टेड विद दैम। उन गार्ड्स को किसी की भी रखवाली के लिए तैनात नहीं करना चाहिए था। वो भरोसे के लायक ही नहीं थे, उनको तैनात करना ही नहीं चाहिए था किसी की भी रखवाली के। मैकबेथ, ओह येट आई डू रिपेंट मी ऑफ माई फ्यूरी डेट आई डिड किल दैम। मुझे भी अपने गुस्से के ऊपर पछतावा हो रहा है क्योंकि गुस्से में आगे मैंने उन गार्ड्स को जान से मार दिया। दोस्तों, मैकबेथ ने गार्ड्स को इसलिए मारा था ताकि वो अपना मुंह ना खोल पाए, सफाई ना पेश कर पाए गार्ड्स। लेकिन अब मैकबेथ इस तरह से दिखा रहा है जैसे मानो उसको बहुत गुस्सा आ गया हो और अपने गुस्से पे वो कंट्रोल नहीं कर पाया हो, और कहता है कि मुझे भी अपने गुस्से के ऊपर अब पछतावा हो रहा है। मैकडफ, वेयर फोर डिड यू सो? पर तुमने क्यों मारा उन गार्ड्स को, ऐसा क्यों करा? मैकबेथ, हु कैन बी वाइज, अमेज्ड, टेम्परेट एंड फ्यूरियस, लॉयल एंड न्यूट्रल इन अ मूवमेंट? नो मैन। क्या कोई ऐसा इंसान है दुनिया में जो एक ही टाइम पे समझदार भी हो, हैरान भी हो, शांत भी हो, गुस्सा भी हो, वफादार भी हो, न्यूट्रल भी रह सके? वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। एक इंसान एक जैसा नहीं रह सकता, इतने सारे इमोशंस हैं। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि सिचुएशन ही इस तरह की थी, इतने सारे इमोशंस थे वहाँ पे, भला कोई इंसान कैसे इतने सारे इमोशंस को संभालता, कैसे कंट्रोल कर पाता? हैरानी भी हो रही थी, शांत भी रहना पड़ रहा था, समझदारी भी दिखानी पड़ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था, वफादारी भी थी किंग डनकन की, अब न्यूट्रल भी रहना था ऐसी सिचुएशन में। तो कैसे मैं इतने सारे इमोशंस को संभाल पाता? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी नहीं संभाल पाता। द एक्सपेडिशन ऑफ माई वायलेंट लव आउटरन द पाउजर रीजन। मैं किंग डनकन से बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से बहुत गुस्सा आ गया मुझ में, और उस गुस्से में मैंने बिना कुछ सोचे समझे उन गार्ड्स को जान से मार दिया। ऐसे दिखा रहा है जैसे इससे ज़्यादा प्यार कोई करता ही नहीं है किंग डनकन से। हियर ले डनकन, हिज सिल्वर स्किन लेस्ड विद हिज गोल्डन ब्लड, एंड हिज गैश्ड स्टेप्स लुक्ड लाइक अ ब्रीच इन नेचर फॉर ruin's वेस्टफुल एंट्रेंस। डनकन वहाँ पे पड़ा हुआ था और उसकी सफ़ेद स्किन उसके कीमती खून में संधी हुई थी। उसका जो जिस्म था ना खून में संधा हुआ था, और उसके शरीर पे ज़ख़म हो रखे थे। उन ज़ख़मों में सड़न होने लगी थी, ज़ख़म सड़ने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो नेचर को चोट पहुंचाई गई हो। दोस्तों, यहाँ पे डनकन की कंडीशन को बता रहा है, कह रहा है कि जब मैं वहाँ पे गया ना तो मैंने देखा है कि डनकन पड़ा हुआ है और उसकी सफ़ेद चमड़ी थी, गोरी चमड़ी थी उसकी, और वो गोरी चमड़ी उसके कीमती खून में संधी हुई थी। देयर द मर्डरर्स स्टीप्ड इन द कलर ऑफ देयर ट्रेड, देयर डैगर्स अनमैनरली ब्रीच्ड विद गोर। और डनकन के बाजू में ही वो कातिल थे, और उन कातिलों के खंजर खून में संधे हुए थे, खून टपक रहा था खंजरों से। देखो मैकबेथ कितनी चालाकी से खेल रहा है। पहले तो उसने सिंपैथी लेने की कोशिश करी कि बेचारा डनकन वहाँ पे पड़ा हुआ था, खून में संधी थी उसकी बॉडी, और फिर गुस्सा दिला रहा है, कह रहा है कि देखो वो जो गार्ड्स थे उसके बराबर में खड़े हुए थे और खून टपक रहा था उनके खंजरों में से। हु कुड रिफ्रेन दैट हैड अ हार्ट टू लव एंड इन दैट हार्ट करेज टू मेक्स लव नोन? कौन है ऐसा जो उस सिचुएशन में अपने आप को रोक सकता था, जो डनकन से प्यार करता हो और उसमें इतनी हिम्मत हो कि वो राजा की मौत का बदला ले सके? दोस्तों, यहाँ पे मैकबेथ ये दिखाना चाह रहा है कि मैं बहुत बहादुर था, ताकतवर था, मैं बदला ले सकता था, मेरे अंदर क्षमता थी, तो मैंने बदला लिया, तो मैंने मार डाला उन लोगों को। तो भला कौन है ऐसा जिसमें इतनी ताकत हो, वो बहादुर भी हो, और फिर भी वो डनकन की मौत का बदला न लेता? लेडी मैकबेथ, हेल्प मी हैंस, ओह मुझे यहाँ से ले चलो। और लेडी मैकबेथ बेहोश हो गई। दोस्तों, ड्रामा में कहीं पर भी ऐसा हिंट नहीं मिल रहा हम लोगों को जिससे पता लग रहा हो कि लेडी मैकबेथ यहाँ पर एक्टिंग कर रही है।
बहुत सारी जगहों पर ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि लेडी मैकबेथ ना एक्टिंग कर रही है, ड्रामा कर रही है, लेकिन हमें हिंट तो कहीं पर मिल ही नहीं रहा। हो सकता है कि लेडी मैकबेथ की सच में तबीयत ख़राब हो रही हो, तो हमें ये नहीं पता कि ये ड्रामा कर रही है यहाँ पे या फिर असलियत में इसकी तबीयत ख़राब हुई है। मैकडफ लुक टू द लेडी, अरे लेडी मैकबेथ की तबीयत को देखो। मैल्कम असाइड टू डोनाल्ड बेन, व्हाई डू वी होल्ड आवर टंग्स, दैट मोस्ट माइट क्लेम दिस आर्गुमेंट फॉर आवर्स। मैल्कम चुपके से डोनाल्ड बेन के कान में कहता है, हम दोनों कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं, हमें सबसे ज़्यादा अधिकार है बात करने का, सबसे बड़ा झटका और तकलीफ तो हमें ही हुई है, तो हम क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं। दोस्तों मैकबेथ ने यहाँ पे बहुत सारी बातें बना रहा है, चौधरी बना हुआ है वो। ऐसा लग रहा है कि किंग डनकन के बाद में जो लीडर है ना वो मैकबेथ ही है। तो मैल्कम अपने भाई डोनाल्ड बेन से कह रहा है कि सबसे ज़्यादा अधिकार तो हमें बात करने का, हमारा बाप मरा है, हमारा बाप था राजा, सबसे ज़्यादा बात करने का अधिकार हमें है, लेकिन हमें कोई इंपॉर्टेंस दी नहीं जा रही है। यहाँ पर उसने मैकबेथ का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसका इशारा मैकबेथ की तरफ ही था, क्योंकि मैकबेथ बहुत बोल रहा है। डोनाल्ड बेन असाइड टू मैल्कम, व्हाट शुड वी स्पोक हियर, वेयर आवर फेट hid in an auger hole, may Russian Caesars let's away, our tears are not yet brewed। डोनाल्ड बेन भी मैल्कम के कान में कहता है, हमें क्या कहना चाहिए जब हम खुद ही खतरे में हों, किसी भी छुपी हुई जगह से हमें खतरा आ सकता है, कोई भी हमें आके मार सकता है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, हम अभी अपने आंसुओं को दिखाने के लिए तैयार नहीं है, ये वक्त नहीं है अपने आंसू बहाने का, ये वक्त है यहाँ से भाग जाने का। मैल्कम असाइड टू डोनाल्ड बेन, नॉर आर स्ट्रॉन्ग सॉरो अपॉन द फूट ऑफ मोशन, और अभी वो टाइम भी नहीं आया जब हम अपनी तकलीफों को एक्शन में बदल दें। कहने का मतलब ये है कि लड़ाई झगड़े का भी टाइम नहीं आया अभी, और आंसू बहाने का टाइम भी नहीं है। डोनाल्ड बेन ने कहा था ना कि अभी आंसू बहाने के लिए तैयार नहीं है हम लोग, अभी हम रो नहीं सकते, दुख नहीं मना सकते। तो उसके रिप्लाई में मैल्कम ने क्या कहा कि अभी हम लड़ाई भी नहीं कर सकते, लड़ाई करने का भी टाइम नहीं है ये। बैंको लुक टू द लेडी, अरे लेडी मैकबेथ को देखो। इसके बाद में लेडी मैकबेथ को वहाँ से ले जाया जाता है। बैंको, एंड व्हेन वी हैव आवर नेकेड फ्रैल्टीज हिड that suffer in exposure, let us meet and question this most bloody piece of work to know it further। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है और ये लोग ना तैयार नहीं है, इन लोगों ने कपड़े भी अपने रात वाले पहन रखे हैं, नाइट सूट पहन रखा है। तो बैंको कहता है कि हम कपड़े पहनते हैं, सही से तैयार होते हैं और फिर तैयार होकर मिलते हैं और फिर डिस्कस करेंगे इस क्राइम के बारे में। फियर्स एंड स्क्रपल्स शेकर्स, और अभी ना हमें डर और डाउट्स ने हिला के रख रखा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ तो हुआ क्या है, एकदम से इतना झटका लगा है। कहने का मतलब ये है कि अभी किंग डनकन का जो मर्डर हुआ है ना, मर्डर का हम लोगों को पता लगा है, हम पूरी तरह से हिल चुके हैं। अभी सही टाइम नहीं है डिस्कस करने का, अभी हमारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। रूम में जाते हैं, एक बार तैयार होते हैं, अच्छे से कपड़े वगैरह पहनते हैं और फिर दोबारा वापस आकर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा ना तो दिमाग ठिकाने पर आएगा, सेंसेस सही तरह से काम करेंगे। इन द ग्रेट हैंड ऑफ गॉड आई स्टैंड एंड थैंक्स अगेंस्ट द अनडिवर्स्ड प्रिटेंस आई फाइट ऑफ ट्रीजनस मेलाइज। अब मैंने अपने आप को गॉड के हवाले कर दिया है। गॉड के हवाले कर दिया मतलब जो भी सही रास्ता होगा ना मैं उस पर चलूँगा। जिस किसी ने भी गद्दारी करी है ना मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, भले ही कोई भी हो, किसी ने भी गद्दारी करी हो, कितना ही बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, मैं गॉड के रास्ते पर हूँ। मैकडफ, एंड सो डू आई, हाँ मैं भी गद्दारी के ख़िलाफ़ लड़ूंगा। ऑल, सो ऑल, वहाँ पे मौजूद सभी लोग साथ में कहते हैं हम भी गद्दारी के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। मैकबेथ, लेट्स ब्रीफली पुट ऑन मैनली रेडीनेस एंड मीट इन द हॉल टुगेदर। ठीक है तो फिर जल्दी से तैयार हो जाते हैं। मैनली रेडीनेस का मतलब है कि जो तलवार वगैरह होती है ना, कवच होता है, उसको पहन लेते हैं। देखो पहले ज़माने में जो योद्धा थे हथियारों से उनकी ताकत थी, जैसे आज के ज़माने में जो बॉडीगार्ड्स वगैरह होते हैं, अलग अलग बंदूकें होती हैं उनके पास में, राइफल्स होती हैं, उनसे उनकी ताकत है। तो वैसे ही जो वॉरियर्स थे पहले ज़माने के, उनकी ताकत थी तलवारों से, कवच से, चाकुओं से, खंजरों से। तो अपनी ताकत को रिगेन कर लेते हैं ताकत को, मतलब जो हमारे हथियार वगैरह हैं उनको डाल लेते हैं और दोबारा से ताकतवर होकर हॉल में मिलते हैं सभी लोग। ऑल वेल कंटेंटेड, सभी लोग मैकबेथ की बात से एग्री करते हैं और सभी लोग स्टेज पर से चले जाते हैं डोनाल्ड बेन और मैल्कम को छोड़ के। मैल्कम, व्हाट विल यू डू, लेट्स नॉट कंसल्ट विद देम, टू शो एन अनफेल्ट सॉरो इज एन ऑफिस विच द फॉल्स मैन डज ईजी, आई विल गो टू इंग्लैंड। तुम अब क्या करोगे? ऐसा करते हैं कि हम लोग इन लोगों के साथ में नहीं मिलते। एक झूठे इंसान के लिए ना दुख को दिखाना बड़ा आसान होता है, वो नाटक कर सकता है बड़ी आसानी से।
नाटक करके ये दिखा सकता है कि देखो मुझे तो कितना दुख हो रहा है, कितना दुख हो रहा है मुझे तो, जबकि अंदर से वो बड़ा खुश हो रहा होगा, उसको कोई दुख नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है मैल्कम कि सब चालबाज हैं, धोखेबाज हैं, बहुत आसानी से नाटक कर लेंगे दुख जताने का। हम इन्हें ज्वाइन नहीं करते, मैं जा रहा हूँ इंग्लैंड। डोनाल्ड बेन, टू आयरलैंड आई, आर सेपरेटेड फॉर्चून शैल कीप अस बोथ द सेफर। डोनाल्ड बेन भी कहता है कि मैं आयरलैंड जा रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ याद रखना, दोबारा से बता रहा हूँ, मैल्कम ने कहा कि मैं इंग्लैंड में जा रहा हूँ और डोनाल्ड बेन ने कहा कि मैं आयरलैंड में जा रहा हूँ। डोनाल्ड बेन कहता है कि अगर हम अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे, अलग अलग जगहों पे जाएंगे, तो हम ज़्यादा सुरक्षित रह पाएंगे। एक ही डायरेक्शन में अगर कोई जाता है तो पता लगा सारे घोड़े वहीं पर ही दौड़ा दिए और दोनों को मार दिया। अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो हो सकता है कि एक मर जाए, दूसरा बचा रहे। वेयर वी आर देयर इज़ डैगर्स इन मैंस स्माइल्स। हम चाहे कहीं पर भी चले जाएं, हर एक मुस्कुराहट के पीछे खंजर छुपा होगा। मतलब सामने तो सब लोग फ्रेंडली होंगे, लेकिन पीछे से हर कोई हमें मारना चाहेगा। हम चाहे कहीं पर भी चले जाएं, सब जगह हमें ऐसे ही लोग मिलने वाले हैं। द नियर इन ब्लड द नियरर ब्लडी। और जो लोग हमारे सबसे करीब है ना, जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, वो लोग हमें सबसे पहले मारने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ऐसा क्यों कह रहा है डोनाल्ड बेन? देखो, जितना करीब का रिश्ता होता है ना, उतना ज़्यादा हक होता है राजा बनने का। अगर किंग डनकन के दोनों बेटे मर जाते हैं तो फिर इनके जो कजिन्स हैं, इनके चाचा हैं, मामा हैं, चाचा मामा के जो बच्चे हैं, उनका हक होगा राजा बनने का। तो इस वजह से कह रहा है जो जितना ज़्यादा करीब है ना, खून का रिश्ता है, उसके उतने ज़्यादा चांसेस हैं हमें जान से मारने के। मैल्कम, दिस मर्डरस shaft that shot hath not yet lighted, and our safest way is to avoid the aim. मर्डर की साजिशें तो बस अब शुरू ही हुई हैं, ये खेल तो बस अभी शुरू ही हुआ है, और हम सेफ जब ही रहेंगे जब हम इन साजिशों से दूर रह पाएंगे। मतलब घुमा फिरा कर ये कहना चाह रहा है कि यहाँ से भागो, इन साजिशों से दूर रहो, तभी हम बच पाएंगे। Therefore to horse, and let us not be dainty of leave taking, but shift away. ठीक है, तो फिर अपने अपने घोड़े पे सवार होते हैं और विदाई मिलना, गले मिलना, मिलकर जाना, ये सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ना, इन सबको छोड़ो, फटाफट से यहाँ से गायब हो लो। जब हम लोग कहीं दूर जाते हैं तो जाने से पहले हम लोग मिलकर जाते हैं ना। मान लो मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो मैं मिलकर जाऊँगा अपने अंकल से, अपने कज़िन से, अपने दोस्तों से। लेकिन मैल्कम क्या कहता है कि छोड़ो ये सारी फॉर्मेलिटीज़, हम किसी से नहीं मिलेंगे, फटाफट से घोड़े पर बैठो और गायब हो लो। There is warrant in that theft which steals itself when there is no mercy left. जब हमारे लिए कोई दया बाकी ही नहीं रही, कोई हमदर्द है ही नहीं यहाँ पे हमारा, कोई दोस्त है ही नहीं यहाँ पर हमारा, तो भला हम क्यों किसी से मिलने के लिए जाएं? दोस्त होगा, हमदर्द होगा, तभी तो मिलने जाएंगे ना। कोई है ही नहीं यहाँ पर हमारा अपना, तो हम क्यों मिलें किसी से? चुपचाप निकल जाना ही बेहतर है। इसके बाद में ये दोनों भी चले जाते हैं और एक्ट 2 सीन 3 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मैकबेथ के बाकी सारे एक्ट्स और सीन्स को देखना है तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्लेलिस्ट आ रही है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको सारे एक्ट्स और सीन्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।